नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने रशियन मिग 15 की टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया, तो कैसे सोवियत यूनियन ने भी अमेरिकी साइडवाइंडर मिसाइल की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके हासिल कर लिया। अमेरिका ने मिग 21, मिग 25 व मिग 29 की सारी काबिलियत व कमजोरियां कैसे पता लगाई, कैसे बेहद महंगे B-29 बॉम्बर जहाज की टेक्नोलॉजी फ्री में रशिया को मिल गई। अमेरिका ने रशियन Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर को हासिल कर लिया, तो जवाब में रशिया ने भी F-14 टॉमकैट तक अपनी पहुंच बना ली। इसी तरह से एक दूसरे की बेहद खास टेक्नोलॉजीज को हासिल करने की रोचक डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुरजन जी ने सवाल पूछा है कि कहा जाता है कि अमेरिकन CIA ने रूस के एयरक्राफ्ट को चोरी करवाया था। क्या रूस ने भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट को चुराने जैसी घटना को अंजाम दिया है? सुरजन जी, सभी देश हथियारों, मिसाइल्स व फाइटर जेट्स आदि के मामले में एक दूसरे से किसी भी कीमत पर आगे निकलना चाहते हैं, और अगर बात अमेरिका और रशिया की हो तो ये देश एक दूसरे की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। आइए ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। 1953 के साउथ कोरिया की लड़ाई में रशिया द्वारा सप्लाई किए गए मिग 15 का मुकाबला अमेरिका द्वारा दिए गए सेबर फाइटर जेट के साथ था। हालांकि सेबर टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस था, लेकिन फिर भी मिग 15 बड़े आसानी से इसे हरा पा रहे थे। मिग 15 सेबर को आउट स्पीड कर देता था, उससे तेज चला जाता था, उससे ज्यादा हाइट पे चला जाता था, उसको आउट मैन्यूवर कर देता था। मिग 15 की इसी काबिलियतों को अच्छे से बारीकी से समझने के लिए अमेरिका किसी भी हालत में मिग 15 को अपने हाथों में चाहता था। इसके लिए उन्होंने $1 मिलियन का इनाम भी रखा कि अगर कोई भी रशियन या चाइनीज पायलट अपने मिग 15 को सही सलामत कंडीशन में अमेरिका को सौंप देता है तो उसे $1 मिलियन मिलेंगे, और साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। चाइना के ऊपर अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए अमेरिका ने इसी ऑफर के लिए पैम्पलेट तक भी गिरवाए। जापान से भी रेडियो ब्रॉडकास्ट करवा के रशियन व चाइनीज पायलट्स को लालच दिया गया। अलग अलग तरीके से चाइनीज पायलट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। अमेरिकी लालच और उनका पैसा काम आया और एक पायलट उनकी बात मान गया। वह पायलट अपने मिग 15 को लेकर उड़ा और सीधा अमेरिकी एयरबेस की तरफ आ गया। अमेरिकन अधिकारियों को भी इस बात की भनक नहीं थी कि एक पायलट उनकी बातों में आ चुका है, नहीं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम को बंद कर देते। जिस एयरबेस पर इस मिग 15 को उतारा गया, उस समय इसके पायलट ने गलती से इसे गलत डायरेक्शन से लैंड किया। हालांकि बाद में पता चला कि अगर सही डायरेक्शन से एयरबेस की तरफ अप्रोच किया जाता तो इस मिग 15 को सरफेस टू एयर मिसाइल्स निशाना बना सकती थी। खैर, मिग 15 अमेरिका को मिल चुका था। उन्होंने इसकी एडवांस टेक्नोलॉजीज को डीकोड किया और उसी के अनुसार आगे की लड़ाइयों को डिजाइन किया गया। अमेरिका को रशियन टेक्नोलॉजी मिल चुकी थी, लेकिन रशिया को भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कुछ इसी तरीके से मिली। 1958 में चाइना ने ताइवान पर अटैक किया ताकि इसे अपने कब्जे में कर सके। ताइवान को अपने बचाव के लिए अमेरिका ने सेबर फाइटर जेट्स दे रखे थे। चाइना अपने फाइटर जेट्स भेजता था, लेकिन ताइवान सेबर फाइटर जेट्स के माध्यम से चाइनीज जेट्स को अच्छी तरह से टैकल कर रहे थे। जब रशिया से लिए गए मिग 15 व मिग 17 के साथ चाइना ने ताइवान पर अटैक किया, तो मिग 15 ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने की काबिलियत के कारण सेबर फाइटर जेट्स पर भारी पड़ने लगे। अमेरिका ने तुरंत सहायता की और बेहद ताकतवर व सटीक AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल ताइवान तक पहुंचा दी। शॉर्ट रेंज साइडवाइंडर मिसाइल ने लगभग 10 चाइनीज मिग 15 व मिग 17 को गिरा दिया, लेकिन एक साइडवाइंडर मिसाइल जो मिग 17 पर लॉन्च की गई थी वह मिग 17 के फ्यूसलाज में बिना डेटोनेट हुए ही जाकर धंस गई। मिसाइल फटी नहीं तो मिग 17 क्रैश नहीं हुआ और उस धंसी हुई मिसाइल के साथ ही वापस चाइनीज एयरबेस पर मिग 17 ने लैंडिंग कर ली। एक सही सलामत एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल चाइना के हाथ लग चुकी थी। इसे तुरंत चाइनीज सहयोगी देश सोवियत यूनियन में भेज दिया गया, जहां रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर ली गई।
सोवियत यूनियन के लिए यह साइडवाइंडर मिसाइल एक जैकपॉट की तरह साबित हुई। इसकी हजारों कॉपीज, जिन्हें K-13 नाम दिया गया, इसे बनाकर उन्होंने दुनिया भर में अपने क्लाइंट देशों को इसे बेच दिया। यही टेक्नोलॉजी फिर सोवियत यूनियन ने चाइना के साथ शेयर की। इसे चाइनीज इंजीनियर भी एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी की डिटेल्स सीखकर अमेरिकी मिसाइल को टक्कर देने लायक एयर टू एयर मिसाइल्स बना सके। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसके मुख्य हिस्से को हम रशिया के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच ताकत और वर्चस्व की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। लेकिन अमेरिका अपने एक खास बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बना चुका था, जिसकी वजह से उसे काफी बढ़त मिल चुकी थी। यह था B-29 सुपर फोर्ट्रेस। इसको बनाने में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा आया था वो आज के $43 बिलियन के बराबर है। यह काफी सारी अनगाइडेड मिसाइल्स को दुश्मन के इलाके में 5000 किलोमीटर दूर जाकर गिराने की काबिलियत रखता था। यानी इसके दम पर अमेरिका सोवियत यूनियन में भी न्यूक्लियर मिसाइल गिरा सकता था। इसी B-29 के दम पर अमेरिका जापान के 2 शहरों को न्यूक्लियर अटैक के माध्यम से पूरी तरह से बर्बाद कर पाया था। सोवियत यूनियन के लिए इससे ज्यादा बड़ी टेंशन और कोई नहीं थी। लेकिन सोवियत यूनियन को भी मौका मिल गया और एक डैमेज्ड B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को साइबेरिया में लैंडिंग करनी पड़ी। इसी तरह कुल 4 B-29 सुपर फोर्ट्रेस को 1944 में रशियन टेरिटरी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने तुरंत इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका इन्हें वापस मांगता रह गया, लेकिन सोवियत यूनियन ने इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करके मात्र 2 वर्षों के छोटे से समय में इसी B-29 सुपर फोर्ट्रेस की 20 कॉपीज बना ली थी। इस रशियन कॉपीड बॉम्बर एयरक्राफ्ट को Tu-4 नाम से जाना जाता है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सारा खर्चा किया अमेरिका ने, लेकिन यही खास टेक्नोलॉजी फ्री में सोवियत यूनियन के हाथ लग गई। अब सोवियत यूनियन भी अमेरिका पर पलटवार करने की काबिलियत रखते हुए अमेरिकी जमीन पर न्यूक्लियर मिसाइल गिराने की ताकत हासिल कर चुका था। अमेरिका या किसी और देश को कोई डाउट ना रहे, इसलिए Tu-4 से एक 41 किलो न्यूटन क्षमता वाली न्यूक्लियर मिसाइल को गिराकर इसकी टेस्टिंग करके पूरी दुनिया को एक तरह से सोवियत यूनियन से दूर ही रहने की चेतावनी दी गई। दोस्तों, अब बात करते हैं रशियन Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर की। यह एक बेहद खास अटैक हेलीकॉप्टर था जो बाकी हेलीकॉप्टर से ज्यादा तेज, यानी कि 335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 450 किलोमीटर की रेंज भी रखता था। यह काफी बड़े आकार का अटैक हेलीकॉप्टर था जो एक साथ 8 जवानों को कैरी कर सकता था और साथ में कई तरह के रॉकेट्स को ले जा सकता था। रशिया में टाइटेनियम आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसके रोटर ब्लेड्स व इसकी बॉडी को टाइटेनियम से तैयार किया गया था। यह हेलीकॉप्टर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक तक को बर्दाश्त कर सकता था। इसकी टक्कर का अमेरिका और नेटो ग्रुप के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की भूमिका भी निभा सके। लेकिन अमेरिका को मौका मिल गया और 1998 में इसी तरह से एक क्रैश हुए रशियन Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर को शिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से अमेरिकी बेसिस तक पहुंचाया गया। सारी एक्टिविटी बेहद ही सीक्रेट तरीके से रात के समय अंजाम दी गई। इसी टेक्नोलॉजी को बारीकी से डिकोड करके अमेरिका कहीं बेहतर हेलीकॉप्टर बना सका। दोस्तों, बात करते हैं MiG-21 फाइटर जेट की। तो जब 1960 व 70 के दशक में इस सुपरसोनिक एडवांस फाइटर जेट ने धूम मचा दी थी, तो अमेरिका व इजरायली एयरफोर्स ने इसकी काबिलियत को चेक करने के लिए काफी सारी कोशिशें की। इजराइल को जिन अरब देशों ने घेर रखा था, उन्होंने MiG-21 को खरीद लिया था और अगर आगे चलकर इजराइल से उनकी लड़ाई होती है तो यही MiG-21 इराक जैसे देशों के लिए इजराइल के खिलाफ तुरूप का पत्ता साबित हो सकता था। इजराइल अपने दुश्मनों से काफी आगे की सोचता है और उन्होंने जुगाड़ लगाकर एक इराकी पायलट को अपने साथ मिला लिया। यही पायलट 1966 में MiG-21 को उड़ाकर इराक से इजराइल ले गया। इसे ऑपरेशन डायमंड के नाम से जाना जाता है। इजरायली पायलट्स ने MiG-21 को अच्छे से एनालाइज किया और इसके साथ कई सारी एयर एक्सरसाइज को भी किया गया। यही एक्सपीरियंस इजराइल को काम आया और जब 1967 में कई अरब देशों की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया तो इजराइल सबको हराने में कामयाब रहा। MiG-21 की सारी डिटेल्स अमेरिका के साथ भी शेयर की गई थी। बाद में सोवियत यूनियन की तरफ से MiG-29 के रूप में एक बेहद ही एडवांस्ड फाइटर जेट तैयार किया गया।
MiG-29 उस समय सोवियत यूनियन का सबसे जबरदस्त, सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता था। यह सभी अमेरिकन फाइटर जेट से ज्यादा मैन्यूरेबल था, तो जाहिर सी बात है अमेरिका इसको भी किसी भी तरीके से पाने के लिए बेहद बेताब था। इसका मौका भी उन्हें मिल गया। सोवियत यूनियन के कई टुकड़े होने के बाद यूक्रेन के नजदीक मोल्डोवा नाम का एक छोटा सा देश बना। उनके पास भी काफी सारे सोवियत यूनियन के MiG-29 बचे रह गए थे। MiG-29 एक 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जो हाईली मैन्यूरेबल है, और अगर अच्छा ट्रेंड पायलट इसे उड़ा रहा हो तो यह अमेरिकन F-16 को डॉग फाइट में आसानी से हरा सकता था। यह बात हम 1980s व 1990s की कर रहे हैं। हालांकि बाद में लॉन्ग रेंज के रडार्स व लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल्स आ जाने के बाद F-16 MiG-29 को कड़ी टक्कर दे सकते थे। अमेरिका ने मौका देखते ही 1997 में पैसे के दम पर टोटल 21 MiG-29 मोल्डोवा से खरीदकर उन्हें अमेरिकी बेस पर ले जाया गया। इन MiG-29 को पूरी तरह से समझा गया, इनकी कैपेबिलिटीज और कमजोरियों को पहचाना गया, ताकि रशिया के साथ कभी लड़ाई हुई तो इन MiG-29 फाइटर जेट्स को अच्छे से टक्कर दी जा सके। वैसे अमेरिका जल्दी से इन्हें नहीं हासिल करता तो इन MiG-29 फाइटर जेट्स को ईरान खरीद लेता, और हम सबको पता है कि ईरान और अमेरिका के संबंध काफी लंबे समय से खराब चल रहे हैं, यानी इन्हें ईरान अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता था। वैसे ईरान की वजह से ही बेहद एडवांस्ड अमेरिकी F-14 भी रशिया के हाथ लग सका। अमेरिकी एयरफोर्स के पास F-14 टॉमकैट के रूप में एक जबरदस्त सुपरसोनिक फाइटर जेट मौजूद था। इसे 1976 में ईरान ने भी अमेरिका से खरीदा था। बाद में ईरान के रिश्ते अमेरिका से बिगड़ गए और ईरान की नजदीकियां रशिया से बढ़ती गई। ईरान से रशिया को F-14 हासिल हो गया, जिसकी टेक्नोलॉजी को रशिया अपने फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल कर रहा है। F-14 टॉमकैट स्वेप्ट विंग्स वाला फाइटर जेट था जो 2500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर उड़ सकता था, और इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर से ज्यादा थी। एक और फाइटर जेट MiG-25 जिसने अपनी स्पीड और काफी ऊंचाई तक जाने की काबिलियत से अमेरिका के नाक में दम कर रखा था। MiG-25 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक उड़ सकता था और जरूरत पड़ने पर 80,000 फीट तक की ऊंचाई तक भी पहुंच जाता था। इस ऊंचाई पर अमेरिकी मिसाइल्स नहीं जा पाती थी। वैसे तो अमेरिका के पास भी ऐसी ही काबिलियत वाला SR-71 एयरक्राफ्ट भी मौजूद था, लेकिन यह MiG-25 की तरह इंटरसेप्टर रोल के लिए मिसाइल्स को कैरी नहीं कर सकता था। यानी फाइटर जेट्स की बात करें तो स्पीड व ज्यादा सर्विस सीलिंग के मामले में MiG-25 ही असली बादशाह बन गया था। लेकिन फिर से वही पुरानी ट्रिक, यानी कि अमेरिकी पैसा और वेस्टर्न लाइफ अमेरिका के काम आया। अमेरिकी लाइफ के दीवाने एक रशियन पायलट विक्टर बेलेंको ने इस रशियन MiG-25 को जापान तक पहुंचा दिया, जहां से इसे अमेरिका ले जाया गया। MiG-25 के सारे सिस्टम्स जैसे रडार की रेंज आदि को चेक किया गया, और इसकी सारी कमजोरियों जैसे शॉर्ट रेंज तक ही उड़ने की काबिलियत आदि को अमेरिका जान चुका था। उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर अमेरिका ने MiG-25 के खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया था। दोस्तों, इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई है जहां रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को हासिल किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रोचक जानकारियों से भरी इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।